नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट को, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। तो इस मॉक टेस्ट को आप ज़रूर दीजिए और अपने आप को इवेल्युएट कीजिए कि आपकी कितनी तैयारी है नए सिलेबस के आधार पर। ठीक है, तो चलिए इस मॉक टेस्ट को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है लॉफिंग गैस है। ऑप्शंस हैं NO, CO, N2O या SO2। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो लॉफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसको अगर हम बहुत ज़्यादा सूंघ लें तो क्या हो जाता है, ये निश्चेतक की तरह भी कार्य करने लग जाता है। ठीक है, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा सूंघने से बेहोश भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपके सामने है ऑप्शंस। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो इसमें से जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। ठीक है, इस धातु को हम यानी कि पारा एक धातु है, इसको हम द्रव अवस्था में देखते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, पारा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मशरूम में बहुतायत में मिलता है। ऑप्शंस है प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका प्रोटीन। ठीक है, मशरूम में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है प्रोटीन। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं मशरूम में बहुतायत में प्रोटीन मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगी। ठीक है, ऑप्शन है 273 डिग्री सेल्सियस, 27.3 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस और चौथा है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर गैसें जो है शून्य आयतन घेरेंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, या प्रैक्टिकल में क्या है, ऐसा नहीं है। ठीक है, चार्ल्स के नियमानुसार -273 डिग्री सेल्सियस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जो गैसें हैं इससे कम ताप पर ही, ठीक है, यानी कि -273 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से पहले ही द्रवित हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ तक पहुंच जाती तो उनका जो आयतन होता वो शून्य हो जाता। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो किसका यहाँ पे विशाल भंडार है अपने इंडिया में? तो यहाँ पर ऑप्शंस है यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और प्लूटोनियम। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका थोरियम। ठीक है, भारत में जो है थोरियम का जो है विशाल भंडार पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका केरल और तमिलनाडु के तट में। ठीक है, वहाँ जो तट है, समुद्री एरिया जो है, समुद्र का जो तटीय एरिया है, वहाँ के बालू में बहुत ही ज़्यादा थोरियम की मात्रा पाई गई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो मैं अभी नहीं बताऊँगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो ध्वनि की चाल होती है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है कि नहीं होती है? ठीक है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, 1 मीटर में, ठीक है, 1 मीटर में कितना फिट होता है? तो ये होता है 3.281 फीट, इतना फिट होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में 1.1 मीटर प्रति सेकंड लिखा है। ठीक है, 5.50 प्रति सेकंड लिखा है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं कि वास्तव में इतना होता है कि नहीं, कि ध्वनि की तरंग किस दर से यात्रा करती है। ठीक है, 1.1 तो होगा ही नहीं, बहुत ही कम है, क्योंकि ऑलरेडी 352 मीटर प्रति सेकंड आ गया। ठीक है, तो ये पहला वाला तो ऐसे भी नहीं बना है, 550 वाला भी नहीं बना है, 1100 फीट प्रति सेकंड वाला ये अभी हम देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए
अब इनको हम देखिए, ये मीटर में है, इसको बदलने के लिए हमें फिट में बदलने के लिए इतने से गुणा करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, 332 गुणे कितना है, कितना बचा था, 3.281 से हम गुणा कर लेते हैं, तो ये फिट में बदल जाएगा। ठीक है, किसमें, फिट में बदल जाएगा। अब यहाँ पे गुणा करने के बाद क्या आएगा, ये आएगा आपका 9.292, ठीक है, फिट प्रति सेकेंड आएगा। ठीक है, तो 1089.292 फिट प्रति सेकेंड इसका जो आंसर आना चाहिए रियल में, ठीक है, वो इतना होना चाहिए। लेकिन इससे मिलता जुलता जो इसके आसपास का ऑप्शन हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ये 1100 के आसपास है। ठीक है, ऑप्शन में देखते हैं 1100 के आसपास कौन है फिट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, 1100 फिट प्रति सेकेंड। बीसीसीआई के सीईओ कौन है? ठीक है, ऑप्शन है सौरभ गांगुली, जय शाह, राहुल जौहरी, रवि शास्त्री। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका राहुल जौहरी। ठीक है, बाकी के जो ऑप्शंस हैं, सौरभ गांगुली क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद जय शाह जो है ये सेक्रेटरी हैं। रवि शास्त्री कौन है, भारतीय क्रिकेट जो पुरुष क्रिकेट है उसके कोच हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं, कौन है इसरो के अध्यक्ष? तो यहाँ पे ऑप्शन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, अजय त्यागी, अजीत डोभाल, के सिवान। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, के सिवान जो है वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ये किस पद पे है? तो ये हैं आपके डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पे। ठीक है, ये अजय त्यागी जो है आपके ये सेबी के अध्यक्ष हैं। ठीक है, और अजीत डोभाल जो हैं ये क्या है, एनएसए है। ठीक है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। ठीक है, ओके, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो मैथ की क्लास है वो आपको रोज़ सुबह 10 बजे मिला करेगी। तो आप लोग रोज़ सुबह 10 बजे के लिए तैयार रहिएगा। मैथ जो कि आपके एनसीएल पैटर्न पर ही बिल्कुल आधारित होगा। ठीक है, बिल्कुल आपका जो मैथमेटिक्स है एनसीएल का वो यहाँ पे तैयार करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग 10 बजे रोज़ तैयार रहिएगा उस क्लास को लेने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, राजू किसी काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है तथा सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो जब भी आपको इस तरीके का, यानी कि यहाँ पर दिन में ही हमें ज्ञात करना है कितने दिन में वो काम कर लेगा, और यहाँ पर भी दिन ही लिखा हो 10 दिन में पूरा कर लेता है। ठीक है, और सोनू उसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता है, हमें टोटल दोनों का काम बताना है कि वो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो उस समय शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, m इंटू एन बटे m प्लस n। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो पहला वाला दिन है, पहले यानी राजू का दिन, वो उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने मान लिया m। ठीक है, और जो सोनू का काम करने का दिन है, यानी कि सोनू किसी काम को 15 दिन में करता है, तो ये क्या हो गया, n हो गया। ठीक है, इसको n मान लिया, इसको m मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसी सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, तो 10 गुणे कितना हो गया, 15, और बट्टे 10 प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब हम भाग यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको काटेंगे, कितना आएगा, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कितने दिन में दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो 6 दिन में उस काम को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 200 की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए दिया गया है, तो मिश्र धन की राशि ज्ञात कीजिए। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है? ठीक है, मिश्र धन बराबर होता है P और इंटू क्या होगा यहाँ पर, तो 1 प्लस R बट्टे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होता है, वर्ष दिया होता है, ये पावर में होता है। ठीक है, A जो है मिश्र धन है, P जो है मूलधन है। ठीक है, R क्या है यहाँ पर, वार्षिक ब्याज दर है, और टी क्या है, समय है, यानी कि कितने वर्षों में। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 200, 1 प्लस आर कितना है, 5 बट्टे, और नीचे क्या है, 100 है। यहाँ पे समय कितना, 2 है, 5 से ये काटेंगे कितना हो जाएगा, 1 बट्टे 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 एक कम 20 और 1 21, 21 बट्टे 20 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे कर लेते हैं हम। तो ए बराबर क्या हो गया,
ये 200 गुणे और 21/20 हो गया स्क्वायर में, ठीक है, ऊपर क्या है स्क्वायर है। अब इसको और आगे हम सॉल्व करते हैं तो 200 गुणे 21 और 21 गुणे 21 कितना हो जाता है 441 हो जाता है, और 20 का कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। 200 से इसको हम काट देंगे 2 आ जाएगा, ठीक है, यानी कि 441/2 हो गया अब, ठीक है। तो 441/2 इसको हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 220.5 रुपया, ठीक है। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा 220.5 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन से गुरदीप सिंह, नलिन सिंघल, प्रमोद अग्रवाल, अरविंद सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है प्रमोद अग्रवाल, ठीक है। बाकी ये गुरदीप सिंह कौन है? तो ये गुरदीप सिंह जो हैं वो है एनटीपीसी के अध्यक्ष, ठीक है, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के, ठीक है। और नलिन सिंह जो हैं वो हैं BHEL के, ठीक है, BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के, ठीक है। और बाकी ये जो चौथे नंबर पे हैं अरविंद सिंह, ये हैं AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोल इंडिया के बारे में जान लेते हैं। कोल इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था 1975 ईस्वी में। कब हुआ था 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो है कोलकाता में, ठीक है। कहाँ पर है कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे हमें बताना है इन ऑप्शन में से देख के क्या हो गया। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा तृप्त हो गया, ठीक है। क्या हो गया तृप्त हो गया। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर तृप्त हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तिराहा में कौन सा समास है? ऑप्शन से बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव और द्विगु। जहाँ पे भी इस तरीके का आपको दिखे तिराहा चौराहा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है द्विगु समास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो याद रखिएगा। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो भुजा यहाँ पे कितना दे रखा है तो भुजा दिया हुआ है आपका 28√3 दे रखा है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर √3/4 कर लेते हैं और गुणे 28√3 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब हम इसको आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस वाले से ये अनरूट जो है हट जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बाकी 28 पे स्क्वायर लग जाएगा यानी कि 28 गुणे 28 हो जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा, ठीक है। इससे ये कट गया 7 आ गया, ठीक है। तो √3 गुणे 7 गुणे 28 गुणे 3, तो इन तीनों का जो गुणनफल आएगा वो आएगा आपका कितना 588 और √3 बचा हुआ था एक √3, तो √3 ये लग गया, ठीक है। तो ये जो है उसका क्षेत्रफल हो गया किसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। किस में सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, क्योंकि भुजा जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर है तथा लंब जो है 5 मीटर है, तो उसका कर्ण कितना होगा, हमें कर्ण बताना है। तो कर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा भी होगा, इससे पहले बहुत ज़्यादा हाई स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है, अभी भी पूछा जाता है, तो आप अभी देख लीजिए दोबारा से। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस पर में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या हो गया लंब स्क्वायर, ये सूत्र होता था, ठीक है। तो अगर हमें कर्ण का मान निकालना है तो यहाँ से ये स्क्वायर जो है इधर लेके जाना पड़ेगा। जब स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है अंडरूट लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा, ठीक है। वैसे तो ये भी अप्लाई हो सकता है और ये भी, लेकिन ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे। मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कि कैसे यहाँ पे कर्ण का मान निकालेंगे, अंडरूट कैसे आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इससे हम हल करते हैं। अब ये आधार दिया हुआ है 12 मीटर और लंब दिया है 5 मीटर, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण बराबर हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका आ गया 144 प्लस 25, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169 आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 169 आ गया, ठीक है, और कर्ण का मान ये निकल गया, ठीक है। अब इसका मान कितना होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ये 13 होता है, यानी कि 13 गुणे 13 अगर हम करेंगे तो 169 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, तो कर्ण हो जाएगा 13, ठीक है। कर्ण कितना हो गया, 13 मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन है थोड़ा सा गलत तरीके से लिख गया है, ठीक है, आप बाकी मैनेज करिएगा। कितना होता है, 13 मीटर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन किस प्रकार के इंजन का उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, बाह्य दहन इंजन, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो डीजल इंजन होते हैं वो होते हैं अंतर्दहन इंजन होते हैं, ठीक है। और जो बाह्य दहन इंजन की बात करें तो पहले आपने देखा होगा भाप इंजन, ठीक है। भाप इंजन क्या होता था, वो बाह्य दहन इंजन होता था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है पेट्रोल इंजन में निम्न में से किसका मिश्रण जाता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन में किस चीज का मिश्रण जाता है, ठीक है। ऑप्शंस है जल वाष्प व पेट्रोल का, वायु व पेट्रोल का, केवल पेट्रोल का और केवल वायु का। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, वायु व पेट्रोल का, ठीक है। पेट्रोल इंजन में वायु और पेट्रोल का मिश्रण प्रवेश करता है, और डीजल इंजन में क्या होता है, केवल क्या होता है, वायु प्रवेश करता है। मतलब वायु और डीजल जो है अलग अलग टाइम पे प्रवेश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वायु प्रवेश करता है, उसके बाद डीजल प्रवेश करता है डीजल इंजन में, लेकिन यहाँ पे पेट्रोल में दोनों एक साथ प्रवेश करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में स्नेहक खर्च होता है। यहाँ पे स्नेहक का मतलब क्या है, मोबिल ऑयल, ठीक है। जो गाड़ियों में मोबिल ऑयल डालते हैं वो है, ठीक है। तो 2 स्ट्रोक यानी कि आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी पहले स्कूटर वगैरह जो आते थे वो क्या होते थे, 2 स्ट्रोक होते हैं। अभी क्या है, जितनी भी गाड़ी आ रही है लगभग सब जो है 4 स्ट्रोक ही आती है, ठीक है। तो पहले वाले में मोबिल ऑयल की खपत ज़्यादा होती थी, उसमें खर्चा ज़्यादा होता था, लेकिन अब जो है 4 स्ट्रोक जो इंजन है उसमें स्नेहक यानी मोबिल ऑयल की जो है खपत कम होता है, कम वेस्टेज होता है मोबिल ऑयल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 2 स्ट्रोक इंजन की तुलना में 4 स्ट्रोक इंजन में स्नेहक कम खर्च होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। डीजल इंजन में डीजल जलता है, कैसे जलता है, यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए, इंजेक्टर द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा, कंप्रेशन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा जलता है, तो कंप्रेशन के द्वारा जलता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। स्पार्क प्लग द्वारा कहाँ जलता है, तो ये जलता है पेट्रोल इंजन में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इंजन के वाल्व खुलते हैं किसके द्वारा खुलते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शंस में दिया हुआ है कैम शाफ्ट के द्वारा, क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, रॉकर आर्म के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका कैम शाफ्ट के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है सिनोनिम ऑफ बैटल इज, बैटल का सिनोनिम हमें बताना है, ठीक है। ऑप्शंस हैं कॉन्फ्लिक्ट, टॉलरेट, एंड्योर और फेथ, ठीक है। तो यहाँ पर बैटल का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे बैटल का अर्थ होता है युद्ध, ठीक है। क्या होता है, युद्ध होता है। अब इन ऑप्शंस में देखते हैं हमें बैटल किससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करते हैं फेथ से। फेथ का अर्थ होता है विश्वास करना, एंड्योर का अर्थ होता है सहन करना, टॉलरेट का भी अर्थ होता है सहन करना, और कॉन्फ्लिक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है युद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिनोनिम ऑफ बैटल है वो है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न है एंटोनिम ऑफ फेम इज, फेम का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है, ठीक है। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि, ठीक है, या अच्छाई कह सकते हैं, ठीक है। प्रसिद्धि कब होती है, अच्छाई से होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं लीन, इनिशिएट, कोर्स और जेंटल, ठीक है। तो यहाँ पर लीन का अर्थ क्या होता है, लीन का अर्थ होता है पतला, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, और या फिर शुरुआत या शुरुआती। कोर्स का मतलब होता है बुरा, ठीक है। जेंटल का अर्थ होता है सज्जन, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही सबसे ज़्यादा जो सही अर्थ यहाँ पे निकल के आ रहा है कोर्स का आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं गिव द मीनिंग ऑफ प्रे, ठीक है। प्रे का अर्थ क्या होता है दोस्तों, प्रे तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रे का अर्थ है क्या होगा, यहाँ पर
प्रार्थना करना तो होगा नहीं यहाँ पे। वो प्रार्थना वाला जो प्रयोग होता है वो होता है PRAY, ठीक है। तो यहाँ तो ये प्रार्थना वाला हो ही नहीं सकता है। दूसरा, दूसरे पर हंसना होगा क्या उसका अर्थ? उदाहरण प्रस्तुत करना या शिकार करना, ठीक है। तो इस वाले प्रे का जो अर्थ है वो होता है शिकार करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बेमेल शब्द चुनिए। ऑप्शन है लाल, पीला, काला और रंग, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेमेल शब्द है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लाल, पीला और काला जो है ये क्या है? कलर है, रंग है, ठीक है। और ये जो ऑप्शन नंबर 4 है ये ऑलरेडी क्या है? रंग, यानी कि ये जो तीनों ऑप्शन है इस रंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बाकी ये एक चीज़ है, ठीक है। और इसके अंदर ये जो ऑप्शन है ये सारे समाहित हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेमेल शब्द है वो है आपका रंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या में अनुपस्थित संख्या ढूंढें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, फिर 1.5 है, 2.5 है, 4 है। अब इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 है तो यहाँ 1 से 1.5 में जाने में कितने का अंतर आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? तो आपका आ रहा है 0.5 का, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2.5 में जाने में कितना अंतर आ रहा है? तो वो आ रहा है 1 का, ठीक है। यहाँ से 4 में जाने में कितने का अंतर आ रहा है? तो वो आ रहा है 1.5 का, ठीक है। 2.5 से 4 में जाने में। अब 4 से अब आगे कितना अंतर आएगा, ठीक है। तो 0.5 का सब में अंतर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 है तो 1.5 पहले था तो अब कितना आ जाएगा? 2 का अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो 4 और +2 कितना हो जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भरा जाएगा वो भरा जाएगा आपका 6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे, सब में देखो 0.5 बढ़ते 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 चले गए हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रेंड का पता लगाने के बाद रिक्त स्थान में वर्ड बताइए। तो अब हमको यहाँ पर इस वाले स्पेस में हमको बताना है कि कौन सा वर्ड भरा जाएगा, ठीक है। कौन सा अल्फ़ाबेट यहाँ पर भरा जाएगा। तो हमको अब क्या करना होगा, हमें पता लगाना पड़ेगा इसका ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है। सीरीज़ क्या ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख लेते हैं BGN, ठीक है। DJR, GN और ये आपका यहाँ पे हमें पता लगाना है क्या भरना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि B और G के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? +5 का अंतर आया, यानी कि B से अगर G की तरफ जाएंगे तो 5 काउंट के बाद G आएगा, ठीक है, 5वें नंबर पे। और G से N की तरफ अगर जाते हैं तो +7 का अंतर आ रहा है, ठीक है, G से N तक जाने में, ठीक। वही अगर फिर हम इस वाले बीच वाले लाइन पे वो करते हैं, बीच वाले अल्फ़ाबेट्स की तरफ, D से J की तरफ जाने पे कितने का अंतर है? +6 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और J से R की तरफ जाने पे प्लस कितने का अंतर आ रहा है? 8 का अंतर आ रहा है, ठीक है। अब हम नीचे वाले में भी यही फॉलो करेंगे, ठीक है। G से N तक जाने में कितने का अंतर आ रहा है? +7 का अंतर आ रहा है, ठीक है। और फिर अब जो है +7 का अंतर है तो N से आगे तक हम कितने तक जाएंगे? 9 तक जाना पड़ेगा ना, कि +2 का हर लाइन में देखो +2 का बढ़ोतरी हो जा रही है अगले उसके लिए। तो यहाँ पे +7 है तो यहाँ पे +9 होगा। तो N के 9 अल्फ़ाबेट पे, 9वें अल्फ़ाबेट पे कौन सा आएगा N के बाद? तो वो आएगा आपका W, ठीक है। N के बाद 9वें अल्फ़ाबेट पे कौन सा आता है? W आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी माह में होते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल बाद जो फरवरी का महीना होता है वो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 28 दिन या 29 दिन, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, अजय माकन, राजीव कुमार और जय शाह, ठीक है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल किस रूप में होता है? पीड़ाहारी, रोगाड़ूनाशी,
उर्वरक और जल शोधक के रूप में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका जल शोधक के रूप में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। साथ में मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने स्कोर आए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।